हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को लेके पहुंच चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। लास्ट लेक्चर में हमने अपने डिमांड टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक को पढ़ने से पहले आखिर ये क्लियर कर ले कि इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज है। इलास्टिसिटी मींस चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी भी यूज करते हैं कई बार हम, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं हम। आखिर क्या चीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो डिमांड में चेंज होता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ चुके हैं। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के प्राइस अगर चेंज होती है तो डिमांड भी कहीं ना कहीं चेंज होती है, और प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे। बट बेसिकली डिमांड जो है वो चेंज होती है, और चेंज होने की जो रीजन है वो आपको पता होने चाहिए। सो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी जो वर्ड यूज किया गया है, इलास्टिसिटी मींस चेंज, चेंज इन डिमांड। बेसिकली जिन चीजों में चेंज पॉसिबल होता है उनको हम इलास्टिक बोलते हैं, जिनमें चेंज पॉसिबल नहीं होता है उनको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। तो इलास्टिक मतलब जिसका चेंज पॉसिबल है, इन इलास्टिक जिसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। जिसमें चेंज पॉसिबल नहीं है वो क्या हुआ? इन इलास्टिक। ये पेन, इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, इन इलास्टिक है, चेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक रबड़ होता है, वो क्या होता है? इलास्टिक होता है, उसमें चेंज पॉसिबल होता है। तो जिन चीजों में चेंज पॉसिबल है वो है इलास्टिक, जिनमें चेंज पॉसिबल नहीं है वो क्या होता है? इन इलास्टिक। और आज का मुद्दा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम डिमांड के चेंज की बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड यहां पर आएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा? इनकम। तीसरा कंपोनेंट आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी, और फोर्थ आएगा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो कितने पार्ट हो गए इलास्टिसिटी डिमांड के? 4 पार्ट हो गए। कौन कौन सा? प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट। एक एक की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। Proportionate change in demand due to proportionate change in price of good concerned is called price elasticity of demand. जिसकी प्राइस उसी की डिमांड। तो क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले डिमांड को इफेक्ट किसने किया? प्राइस ने। नाम दे दिया हमने इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड, इनकम। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। अरे भैया, इनकम इफेक्ट कर रही है यहां पे। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। जब आपकी इनकम चेंज होती है तो क्या डिमांड पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता? क्या होता है? क्या इंपैक्ट? अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम इंक्रीज होगी तो क्या डिमांड पे इंपैक्ट नहीं होगा? कुछ चीजों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लग्जरी पे जाएंगे आप, और कुछ चीजों की डिमांड आप कम कर देंगे जो इंफीरियर है बेसिकली। तो यहां पर इनकम इलास्टिसिटी भी है। क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। भैया, प्राइस किसी और की है, डिमांड किसी और की है। प्राइस किसी और की और डिमांड किसी और की। कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? क्रॉस इलास्टिसिटी। होता है ना, जब मार पड़ती है किसी और को दर्द होता है किसी और को। होता है कि कई बार ऐसे कि पिट कोई और रहा है, तकलीफ हमें हो रही है, और या फिर इसका अपोजिट भी होता है, पिट कोई और रहा है, मजा हमें आ रहा है। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। चेंज होती है प्राइस पेट्रोल की, डिमांड इफेक्ट हो जाती है कार की। दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। और लास्ट है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आज के टाइम में हम एडवर्टीजमेंट को मिस नहीं कर सकते भैया, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो डिमांड को इफेक्ट करता है। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। तो बेसिकली चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया?
प्राइस प्लस इनकम प्लस क्रॉस प्लस एडवर्टीजमेंट इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, जैसा कि 12th में आप लोगों ने पढ़ा था जिनके पास इकोनॉमिक्स थी। तो आपने क्या पढ़ा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, दैट्स इट, बात खत्म। वही हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको आपने नाम दे दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन आपने दी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो बेटे वो जो डेफिनेशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन नहीं है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन है। क्योंकि अब आपको प्राइस भी पढ़ना पड़ेगा, इनकम भी पढ़ना पड़ेगा, क्रॉस भी पढ़ना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, चारों ही पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड कंसर्न इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए बेटा चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देख ले, फिर चलते हैं प्राइस पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। तो यहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला वेरिएबल था आपकी प्राइस, दूसरा आपकी इनकम, तीसरा आपका क्रॉस मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और फोर्थ था आपका एडवर्टीजमेंट। तो यहां पे उन्हीं वेरिएबल्स की बात हो रही है, कोई भी एक वेरिएबल वहां पर है जो इंपैक्ट करेगा यहां पे, उसी की बात यहां पे की जा रही है। तो चलिए, elasticity of demand is defined as the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in one of the variable on which demand depends। तो यहां पर आप किसी भी वेरिएबल के रीजन से अगर डिमांड को चेंज करते हैं या डिमांड चेंज होती है तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलास्टिसिटी वर्ड का मीनिंग ही चेंज है भैया, चेंज, इलास्टिसिटी मींस चेंज। तो यहां पर हुई डेफिनेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है प्राइस इलास्टिसिटी और क्या डेफिनेशन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? रेस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। उसकी प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड पर जो इफेक्ट होगा वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, इट इज मेजर्ड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हुई आपकी प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे मजेदार टॉपिक है क्योंकि यहां पे आपको इसको मेजर भी करना पड़ेगा और आपको पढ़ने पड़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पे और आपको बताएंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी। तो आर्क इलास्टिसिटी क्या है? क्या है आर्क इलास्टिसिटी? प्रोपोर्शनेट चेंज तो हम पढ़ चुके, किस में? डिमांड में। तो यहां पे टॉपिक क्या है? अपना प्राइस इलास्टिसिटी। और प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का फर्स्ट मेथड क्या है? आर्क इलास्टिसिटी। क्या कॉन्सेप्ट है आइए क्लियर कर लेते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है डीडी, डिमांड कर्व डीडी एंड 2 पॉइंट्स ऑन एंड डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, ए एंड बी, A and B. Suppose price is 4 and 5, demand 8 and 10.
So when price is 5 then demand is 8 and when price is 4 demand is 10. प्राइस डिक्रीज हो गई है और डिमांड यहां पे इंक्रीज हो गई है. बिल्कुल, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी. दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. So what is arc elasticity? Arc elasticity is elasticity between 2 points on an demand curve. इस डिमांड कर्व के 2 पॉइंट्स हैं A और B और इसके मिड पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है इलास्टिसिटी. सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे 2 प्राइसेस 2 डिमांड, अगर 2 प्राइस दी हुई है और 2 डिमांड दी हुई है तो वहां पर आपको यूज करना है आपका फॉर्मूला, और फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2. Q1 मीन्स फर्स्ट डिमांड, Q2 means second demand, P1 means first price and P2 means second price. तो 2 prices 2 demand क्वेश्चन में है, 2 डिमांड दी हुई है, 2 प्राइस दी हुई है. क्या करना है? Q1 माइनस Q2. तो यहां पर फर्स्ट डिमांड थी 8 और बाद में डिमांड हो गई 10, तो 8 माइनस 10, 8 प्लस 10, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू P1 प्लस P2. तो पहले प्राइस कितना थी 5, बाद में प्राइस कितनी हो गई 4, 5 प्लस 4, 5 माइनस 4. तो 8 माइनस 10 माइनस 2, ये आपके हो गए 18, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 1. 18 अपॉन 18 इक्वल्स टू माइनस 1 आंसर. सो यहां पर इलास्टिसिटी है आपकी 1. इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1. ये जो माइनस साइन है ना, ये भी बहुत मजेदार है. यहां पे जिन लोगों ने 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो यहां पर वो चीज क्लियर कर देंगे. ये जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, यहां पर ये नेगेटिव साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए है. समझना पड़ेगा आपको, ध्यान समझिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दिन में कोई. -1, -2, -3, -0.5, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. मैं कहता हूं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो. तो अगर ये इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है यहां पे? -3. उससे बड़ा कौन है? -2. उससे बड़ा कौन है? -1. सबसे बड़ा कौन है? 0.5. लेकिन अगर ये इलास्टिसिटी है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करता है. और इस केस में 0.5 की इलास्टिसिटी होगी. इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, क्योंकि ये 0.5 है और 0.5 लेस देन 1 होता है. अगर 1 है तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, और अगर 2 है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा. नेगेटिव साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए मार्क किया जाता है. आंसर नेगेटिव नहीं होता है. इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में वो प्लस और माइनस का ऑप्शन देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि नेगेटिव भी हो सकता है. भैया प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि इलास्टिसिटी और डिमांड तभी अप्लाई होगा जब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा. अगर लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई नहीं हुआ तो वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कहां से आएगा? तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का बेस क्या है? लॉ ऑफ डिमांड. एंड लॉ ऑफ डिमांड सेज when price decreases demand increases and when price increases demand decreases. So there is an inverse relation, negative relation between price and demand. Simple. So when price decreases demand increases and when price increases demand decreases. So the relation is negative. ये इतनी मैथ्स तो पढ़ी होगी. माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, बट प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस. Plus minus equals to minus and minus plus minus. But minus minus equals to plus. Plus
प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस माइनस। याद आया? बहुत छोटी क्लास में शायद पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर जो रिलेशन में नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता बेटा किसी भी कंडीशन में। तो माइनस का जो साइन है वो माइनस का साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए है, वो आंसर नेगेटिव नहीं है। और यही रीजन है कि 2 की वैल्यू हम 1 से ज्यादा मानते हैं। अगर आंसर 2 है तो इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1, उसको हमने माना ग्रेटर देन 1। क्यों माना ग्रेटर देन 1? क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी 2 है और 2 होती है ग्रेटर देन 1। क्योंकि माइनस साइन को मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करने के लिए है। एग्जैक्टली ये जो आंसर है ये -2 नहीं है, ये आंसर है 2। माइनस साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है? प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन। आई थिंक आप क्लियर कर चुके होंगे। दोबारा से बता देता हूं, माइनस साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड की, जो आंसर है ना -1, ये माइनस साइन सिर्फ प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। इसका आंसर 1 ही है। अगर 1.5 होता या 2 होता या 2.5 होता तो इस ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1 होती। क्लियर? तो अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। 2 प्राइजेस 2 डिमांड। भैया 2 प्राइस दे दिए हैं, 2 डिमांड दे दी है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। याद कर लीजिए, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। दैट्स इट। ऐसा कोई भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन जहां पे 2 प्राइजेस 2 डिमांड। अब आपको एक और चीज बताता हूं, आपके बहुत काम आने वाली है। भैया अगर 2 प्राइजेस 2 डिमांड दी हुई है तो फिर चाहे क्वेश्चन प्राइस इलास्टिसिटी का हो या क्रॉस इलास्टिसिटी का। अगर 2 इनकम 2 डिमांड दी हुई है तो चाहे क्वेश्चन इनकम इलास्टिसिटी का ही क्यों ना हो। जहां पर दोनों 2 दिए हो ना, 2 2 2 2 2 2 2, वहां पर फॉर्मूला एक ही लगेगा, Q1 माइनस Q2। ये सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में काम नहीं आएगा, ये प्राइस में भी आएगा, इनकम में भी आएगा, क्रॉस में भी आएगा। तो प्राइस इनकम क्रॉस सब जगह ईच एंड एवरी प्लेस ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। इसलिए प्लीज इस फॉर्मूले को अभी से याद कर लीजिए। तो क्या है फॉर्मूला हमारा? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। आंसर आपके सामने है और आंसर आ चुका है 1। तो यहां पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे और कैसे उनका आंसर आपको देना है, आइए 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एमसीसी का जो मॉड्यूल आपको मिला है, क्वेश्चंस आपको मिले हैं, उसमें आप पेज नंबर 17 पे आइए और पेज नंबर 17 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट ए थिएटर राइजेस फ्रॉम ₹120 पर पर्सन टू 200 पर पर्सन। भैया बढ़ गई, कितनी थी पहले टिकट? 120 की। अब टिकट कितनी हो गई? 200 की। 120 पर पर्सन टू 200 पर पर्सन। The theatre manager observed that the rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300% to 200%. यहां पर फॉर्मूला अभी अभी बताया था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। भैया यही फॉर्मूला है। तो पहले मूवी देखने जा रहे थे 300%, अब जा रहे हैं 200%। Suppose the price of movie seen at a theater rises from 120 per person to 200 per person. The theater manager observed that the rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300% to 200%. तो भैया पहले जो लोग मूवी देखने जा रहे थे वो कितने लोग थे जो मूवी देखने जा रहे थे? 300। अब कितने जा रहे हैं? 200। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। तो पहले डिमांड थी 300। कितनी डिमांड? 300। अब कितनी रह गई? 200। पहले कितने लोग जा रहे थे मूवी देखने? 300। अब कितने जा रहे हैं? 200। सो 300 प्लस 200।
Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1, पहले प्राइस कितनी थी 120, अब कितनी होगी 200, 120 प्लस 200 हो गया। 300 माइनस 200 इक्वल्स टू 100 एंड दैट इज 500। ये कितना बचा आपका 120। यहाँ पे क्या सही नोट किया हमने, यह एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर की है हमने, बस यही गलतियाँ मत कर देना एग्जाम में। दैट्स प्लस एंड दैट्स माइनस। सो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 320 और ये कितना रह गया आपका 120 में से 200 लेस किया तो क्या बचा 80। कौन सा माइनस का, प्लस माइनस वापस से कह रहा हूँ इग्नोर कर देना। 32 अपॉन 40 आ गया बेटा आंसर। सो 0.8। ऑप्शन में कहीं प्लस माइनस दिया हुआ है क्या, ये ऑप्शन है कोई प्लस माइनस, जबकि आंसर तो नेगेटिव ही है, -80 था ना वो, तो आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव क्यों लिया है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। भैया हमेशा नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव नहीं होती है। हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, कभी नहीं होगी पॉजिटिव। तो आंसर में प्लस और माइनस का ऑप्शन या तो देगा नहीं, और अगर इस क्वेश्चन में प्लस का और माइनस का दोनों का 0.8 दिया होता तो भी आंसर ठीक तो माइनस का ही करना था, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता। सो द आंसर इज 0.8 एंड बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में विद लैंग्वेज। फायदा ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से चूज कर रहे हैं और आपका आंसर आ गया तो आप टैली कर सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। 0.8 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, 0.8 और 0.8 ऑप्शन में अवेलेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है आपको, आई थिंक इजीली कर पाएंगे आप। जब आप इसको सॉल्व कर लें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने सेल लगाई है, जहां पर पहले प्राइस 300 थी, अब 200 हो गई है, और उससे जो डिमांड थी वो 3000 से हो गई है 5000। वापिस से क्या सिमिलर है 7th और 8th क्वेश्चन में, सिमिलैरिटी है कि वो भी 2 प्राइजेस 2 डिमांड था और ये भी 2 प्राइजेस 2 डिमांड है। तो ये फॉर्मूला हो गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। वापस फॉर्मूला आ गया। तो पहले डिमांड कितनी थी 3000 थी, फिर डिमांड कितनी हो गई 5000 हो गई। सो 3000 प्लस 5000 हो गया इंटू P1 प्लस P2। पहले प्राइस कितनी थी 300, फिर प्राइस कितनी हो गई 200। सो 300 प्लस 200, 300 माइनस 200 हो गया। सो ये कितना बचा आपका 2000, ये कितना बचा आपका 8000, ये कितना हो गया आपका 500 और ये क्या बचा बेटा आपका 100। सो ये हो गया आपका 10/8, 10/8 1.25, 1.25 आंसर। बहुत आसान है। 2 प्राइसेस 2 डिमांड, जब भी देखना है क्या करना है, जब भी दिख जाए 2 प्राइसेस 2 डिमांड सीधा यूज करेंगे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। याद आ रहा है, याद रखना है, याद रखना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा वरना सॉल्व नहीं होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आप इसी बेस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी आपको 2 प्राइसेस 2 डिमांड दी हुई है। 9th क्वेश्चन में प्राइस 150 टू 100 हो गई है और डिमांड जो थी वो आपकी 700 टू 1300 सीरीज हो गई है। और 10th क्वेश्चन भी सेम है, प्राइस 60 टू 100 हो गई है और डिमांड 700 टू 100। तो ये तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जहां तक हमें जाना बहुत जरूरी है और उनको डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को भी हम देख लें यहां पे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जहां पे 2 प्राइसेस 2 डिमांड है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर 45 भी आप देख सकते हैं, इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये डिमांड कर्व है, ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट के मिड में आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी हो गई आपकी, आर्क इलास्टिसिटी। कौन सी इलास्टिसिटी है,
इलास्टिसिटी है आर्क इलास्टिसिटी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। A consumer spends ₹80 on purchasing a commodity when its price is ₹1 per unit and spend ₹96 when the price is ₹2 per unit. Calculate the price elasticity of demand. अभी तक फ्लो में चल रहे हैं हम, टू प्राइसेस टू डिमांड देखते हैं और सीधा टूट पड़ते हैं, Q1 माइनस Q2 फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना आपका काम है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूं यहां पे। वहां पेपर आपके सामने होगा, दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखिएगा, और वो है क्वेश्चन को पढ़ना। यहां पर ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और टूट पड़ेंगे। अच्छा, पहले स्पेंड 80 कर रहा था, अब कितना कर रहा है 96, प्राइस पहले 1 था फिर 2 हो गया। ओके, फॉर्मूला तो मुझे याद ही है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2, ये तो मुझे याद ही है। तो ये हो गया 80 माइनस 96, 80 प्लस 96 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 2, हो गया आंसर। नहीं, गलती कर रहे हैं आप, और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप यहां पे, क्योंकि यहां क्वेश्चन में डिमांड तो कहीं पर है ही नहीं। एक कंज्यूमर स्पेंड ₹80, तो ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसकी डिमांड नहीं है। और बाद में स्पेंड कर रहा है 96, तो ये भी उसका एक्सपेंडिचर है। इतना दिमाग तो कम से कम आप लगा ही लेंगे कि प्राइस अगर 1 to 2 ही है तो डिमांड 80 to 96 कैसे हो सकती है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट चला गया, प्राइस भी इंक्रीज हो गई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम चलते हैं, देखते हैं कि आखिर में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आइए देखते हैं। जब प्राइस 1 है और एक्सपेंडिचर 80 है तो डिमांड भी 80 हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब प्राइस 2 है और एक्सपेंडिचर 96 है, अगर कोई चीज 2 रुपए की एक आती है, कितने रुपए की आ रही है 2 रुपए की, खर्च कितना कर रहे हैं 96, डिमांड कितनी हो गई 48। कितनी डिमांड है 48। तो Q1 तो 80 था, लेकिन Q2 80 नहीं था, 96 नहीं था, सॉरी। Q2 कितना था 48। सो 80 माइनस 48, 80 प्लस 48, 1 प्लस 2, 1 माइनस 2, चेक कर लीजिएगा, इजीली आंसर आएगा। एंड द राइट आंसर इज 0.75। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना आपका ही काम है और क्वेश्चन आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जितनी हेल्प कर सकता है, जो कर सकता है, वो आपका एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर सकता है, अंदर नहीं। तो हम जितनी हेल्प आपकी कर सकते हैं वो यहीं पे कर सकते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, कितने तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और हम आपको कैसे बचा सकते हैं, यहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हम आपको लड़ने का तरीका सिखाएंगे। हर बार जब कोई कंडीशन आपके सामने आए तो उसको कैसे डील करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां पर आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करें, सेकंड चीज जो याद रखने की है वो ये है कि पहले, सबसे पहले कंज्यूमर स्पेंड ₹80, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है या डिमांड दी हुई है, ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अगर वहां पे डिमांड दी हुई है तो आप डायरेक्ट Q1 Q2 लगा दीजिए, और नहीं दी हुई है तो प्लीज वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप पहले डिमांड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ था तो हमने क्या निकाला, यहाँ पे डिमांड निकाली सबसे पहले हमने। सो टू प्राइजेस टू डिमांड जब भी मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, टू प्राइसेस टू डिमांड दिखते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। दोनों में फॉर्मूला Q1 Q2 लगा, एक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, प्राइस दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है, आपने सीधा फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया। दूसरे में आपने क्या किया, पहले डिमांड फाइंड की वहां पे, क्योंकि डिमांड दी हुई नहीं थी, क्वेश्चन में डिमांड थी ही नहीं, तो वहां पे आपने डिमांड पहले निकाली, डिमांड निकालने के बाद क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है
जो डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 21, एमसीसी मॉड्यूल। क्वेश्चन है भैया कि प्राइस जो था ना, प्राइस चेंज हुआ है 10 to 12 और डिमांड चेंज हुआ है 6 to 4। Q1 minus Q2 upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 अपॉन P1 माइनस P2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। डिमांड हो गई है 6 to 4, 6 minus 4, 6 plus 4, प्राइस था 10 plus 12 एंड 10 minus 12। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 10, ये हो गया 22 और ये बचा आपका -2। तो ये जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 22 अपॉन 10। आंसर आया 2.2। 2.2। अब इन केस यहां पर मेंशन किया हुआ है यूज मिड पॉइंट मेथड। जब ये मिड पॉइंट मेथड उसने लिख दिया है वहां पे, तो ये जो 2.2 है उसको हम राइट आंसर नहीं मानेंगे यहां पे, क्योंकि जैसे उसने मिड पॉइंट मेथड लिख दिया तो मिड पॉइंट मेथड आते ही आपका ये फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यहां पर आपका फॉर्मूला काम करेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। ये तो ऐसा क्वेश्चन था जहां पे डायरेक्ट आपको दे दिया उसने यूज मिड पॉइंट मेथड। अगर स्ट्रेट नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में तो मुझे कैसे पता कि वहां पे मिड पॉइंट मेथड या सेकंड मेथड यूज करना है? तो यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो ध्यान समझेंगे आप। अगर यहां पर ये मेंशन नहीं किया होता, यूज मिड पॉइंट मेथड नहीं लिखा होता, तो ये आंसर मेरा राइट था और इसके मुझे पूरे नंबर मिलते। लेकिन अगर उसने मिड पॉइंट मेथड लिख दिया है कि आपको मिड पॉइंट मेथड से ही सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। तो यहां पे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डिमांड में चेंज कितना हुआ? डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड, क्यू का मतलब है इनिशियल डिमांड, डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस और पी का मतलब है इनिशियल प्राइस। सो डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड कितना है अपना 2 अपॉन इनिशियल डिमांड कितनी थी अपने 6 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है 2 और इनिशियल कितनी थी 10। सो 2 अपॉन 6 10 अपॉन 2, यही हो गया। सो ये 10 अपॉन 6, तो 10 अपॉन 6 क्या होगा? 1.66। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पे मिड पॉइंट मेथड यूज करने के लिए कह दिया उसने आपको। अब अगर मिड पॉइंट मेथड उसने लिखा ही नहीं है, यहां पर ये लिखा हुआ ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? 2.2। उसने लिख दिया मिड पॉइंट मेथड, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1.6। फॉर्मूला क्या लगाया आपने? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। यहां तक तो क्लियर है कि उसने मिड पॉइंट मेथड लिख दिया तो ये होगा, नहीं लिखा तो ये होगा। लेकिन नहीं लिखा होता तो क्या करते? आइए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए बहुत ध्यान से क्लियर करना है इसको। यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है। वापस से यहां पे दो प्राइसेस, दो डिमांड दी हुई हैं। ओरिजिनल प्राइस 5 है, क्वांटिटी 8 है, प्राइस 6 है, क्वांटिटी 4 है। टू प्राइसेस टू डिमांड। तो पहले डिमांड 8 थी और बाद में हो गई 4। 8 फॉर्मूला याद है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ठीक है, तो 8 माइनस 4, 8 प्लस 4 इंटू, अब यहां पे प्राइस पहले क्या थी? 5, बाद में हो गए 6। 5 प्लस 6, 5 माइनस 6, सो 4 अपॉन 12 इंटू 11 अपॉन 1। तो ये हो गया आपका
11.3 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मेथड का क्वेश्चन है और पॉइंट मेथड उसने यहां पे मेंशन ही नहीं किया। तो जिस क्वेश्चन में वो पॉइंट मेथड आपको लिख के नहीं देगा, वहां पर Q1 Q2 वाला ऑप्शंस में होगा ही नहीं, जैसे कि यहां पर नहीं है। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो Q1 Q2 ही अप्लाई करना है। अगर वहां पे कुछ दिया हुआ नहीं है, आर्क मेथड नहीं लिखा हुआ, पॉइंट मेथड नहीं लिखा हुआ नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो पहले क्या लगाना है? Q1 माइनस Q2 ही लगाना है। अगर Q1 Q2 वाला ऑप्शन यानी 3 पॉइंट समथिंग और ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो जाएंगे हम डेल्टा Q अपॉन Q पर, यानी डेल्टा Q अपॉन Q हमेशा मेरा सेकंड ऑप्शन है। जब आंसर इससे नहीं आए, या तो क्वेश्चन में लिख के दे देगा आर्क मेथड यूज कर दो, तो आर्क मेथड का मतलब Q1 Q2 लगा रहे हैं। पॉइंट मेथड बोल दिया तो डेल्टा Q अपॉन Q लगा रहे हैं। वो तो क्लियर ही हो गया, क्वेश्चन में लिख के दे रहा है, बात खत्म हो गई। लेकिन जहां पे लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, टू प्राइसेस टू डिमांड दी हुई है, ना तो लिखा हुआ है कि भैया आर्क लगाओ, ना लिखा हुआ है पॉइंट लगाओ। यहां पे लिखा हुआ ही नहीं है, ना आर्क ना पॉइंट, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो क्या करूं? जहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहां पर पहले मैं लगाऊंगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अगर आंसर मैच कर जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पे मेथड लिखा हुआ नहीं है, इसलिए जो आंसर पहले मैच करेगा, और पहला फॉर्मूला हमारा Q1 माइनस Q2 ही होता है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले Q1 Q2 ही लगेगा। आंसर नहीं आया तो डेल्टा Q अपॉन Q पे जाना है। अगर यहां पर दोनों ऑप्शन होते, Q1 Q2 से भी आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में होता, और डेल्टा Q वाला भी होता, तो भी प्रेफर Q1 माइनस Q2 किया जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। और हमारा फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 ही है। कभी एक्टिवा चलाइए, एक्टिवा गाड़ी आती है, एक्टिवा चलाइए कभी। स्टार्ट करने के लिए क्या करते हो? पहले सेल्फ लगाते हो, सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता तो क्या लगाते हो? किक लगाते हो। तो हमारा Q1 Q2 फॉर्मूला ना सेल्फ है। अगर उससे स्टार्ट नहीं हो, उससे आंसर ना आए, तो बेटा किक मार देना। लेकिन किक कब मारनी है? जब सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो, यानी सिर्फ जाते किक मारना स्टार्ट कर दो। जो गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो सकती है उसके लिए किक मारने की जरूरत है क्या? तो किक कब मारेंगे? जब सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तब। तो यहां पर इससे तो अब सेल्फ से स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी हमारी, मना कर दिया साहब, सेल्फ से नहीं होंगे स्टार्ट। हम तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना हमारे पास। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P आ जाइए। तो डिमांड में जो चेंज था वो चेंज था बेटा यहाँ पे, क्योंकि डिमांड 8 से 4 पे गई थी, तो 8 में से 4 का जो चेंज है वो 4 है। इनिशियल जो डिमांड आपकी थी वो 8 है, चेंज इन प्राइस आपका 1 है, और इनिशियल जो प्राइस थी वो आपकी 5 है। सो 4 अपॉन 8, 5 अपॉन 1, सो 20 अपॉन 8, सो 2.5, एंड 2.5 इज द राइट आंसर। आ गया? आना ही था, नहीं आएगा तो कहां जाएगा? तो कुछ चीजें जो यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए, और अभी तक आई थिंक क्लियर हो गई होगी। या तो वो क्वेश्चन में क्लियर देगा कि कौन सा मेथड लगाना है। आइए, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्लियरली लिखा हुआ है, यूज मिड पॉइंट मेथड, यानी कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P लगाना ही पड़ेगा, इससे ही आंसर आएगा, और इसके ही आंसर को सही माना जाएगा। Q1 माइनस Q2 वाले आंसर को सही नहीं माना जाएगा किसी भी कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है बेटा? ये यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड मींस Q1 माइनस Q2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो जहां पर आपको क्वेश्चन में साफ लिख के दे रहा है यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, तो काम खत्म हो गया बेटा आपका। वहां पर तो Q1 माइनस Q2 ही लगेगा। अगर दे दे पॉइंट मेथड तो डेल्टा Q अपॉन Q लगेगा, और कुछ भी दिया हुआ नहीं हो भैया, कोई मेथड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2 प्राइजेस 2 डिमांड है, तो पहले Q1 Q2 लगाइए। इससे आंसर अगर दिया हुआ है और ऑप्शन को मैच कर रहा है तो बात खत्म। इससे आंसर ना आए तो डेल्टा Q अपॉन Q पे जाना है, और ये है आपका फर्स्ट मेथड जिसे हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप वो याद रखेंगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन याद रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है भैया आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज कर दो, Q1 Q2 लगाए, काम खत्म कर देना बेटा। ये नहीं लिखा और पॉइंट इलास्टिसिटी लिखा हो तो पॉइंट इलास्टिसिटी वाले को टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि डेल्टा Q अपॉन Q लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया हुआ कोई भी ऑप्शन तो पहले Q1 Q2 ही लगाइए। अगर Q1 Q2 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है तो डेल्टा Q अपॉन Q पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर Q1 Q2 वाला ऑप्शन मैच नहीं करे तो फिर जाएंगे हम डेल्टा Q अपॉन Q पर। तो ये था आज का टॉपिक आर्क इलास्टिसिटी, जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे और कल हम कुछ और मेथड्स इसके पढ़ेंगे। आर्क आज हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बाकी है, परसेंटेज मेथड बाकी है, पॉइंट इलास्टिसिटी यानी कि ज्योमेट्रिक मेथड भी अभी तक बाकी है, तो वो मेथड डिस्कस किए जाएंगे कल। तो इस लेक्चर में आज एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, टॉपिक का नाम है आर्क इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन डिमांड कर्व। इसको आज आप क्लियर कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में बच गए हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। जितने तरीके से क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता था वो मैंने सारे सॉल्व आपको करा दिए हैं। अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर तकलीफ कहीं पे आती है तो जो तरीके मैंने बताए हैं उनको यूज कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस लेक्चर को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।